हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया और फर्स्ट क्लास मजे में होंगे। दोस्तों, हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस की जिसके आने की पॉसिबिलिटी है 80 to 85%। राइट। चलिए दोस्तों, लेट्स रॉक गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बाद कैसे हमने उसके आंसर्स लिखने चाहिए, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि आपकी पूरी पढ़ाई हो जानी चाहिए और उसके बाद आपने इन वीडियोस को देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाए तो हमने उसके आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रॉक गाइस। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हम लोग बात करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसके कुछ कोर कंपोनेंट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द गिवन केस। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में हम सबको पता है देयर इज इनहेरेंट रिस्क प्लस देयर इज व्हाट, कंट्रोल रिस्क। ये दोनों मिला के हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये तो बात अपने को पता है। अब इसके अंदर क्या होगा ना, आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज जो है ना एग्जाम में डिफाइन करी जाएगी, बराबर है। और फिर उसको बोलेंगे कि भाई उसमें से ये कौन सा कंपोनेंट है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, आप वो आइडेंटिफाई कीजिए। और फिर वो आइडेंटिफाई होने के बाद आपने क्या करना चाहिए, उसको आपने एक्सप्लेन करना चाहिए कि इनहेरेंट रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है, ये आपने उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। चलिए तो फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, इसका आंसर भी ऑब्वियसली हम लोग गो थ्रू करेंगे, बट पहले एक बार क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इसके बारे में हम लोग एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं, डिस्पाइट कंट्रोल्स मिसस्टेटमेंट्स में स्टिल ऑकर, बराबर कि नहीं। वो क्या बोल रहा है, कंट्रोल्स होने के बावजूद यहां पे मिसस्टेटमेंट्स हो सकती है। बता सकते हैं आप ये कौन सा रिस्क है। तो यस सर, हम जानते हैं कि इसे हम लोग कंट्रोल रिस्क कहेंगे। और आपने जब इसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंट्रोल रिस्क है, तो इसके बाद हमने क्या करना चाहिए, वेरी गुड, यू गेस्ड इट राइट, हमने पूरा पूरा कंट्रोल रिस्क को एक्सप्लेन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे, प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स में फेल टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द रिस्क। मतलब आपके ऑडिट प्रोसीजर्स जो है, आपके ऑडिट प्रोसीजर्स जो है ये क्या हो जाएंगे, दे विल फेल टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स। यहां बताओ क्या हो जाएगा, तो सर जी इसे हम लोग कहेंगे एज व्हाट, डिटेक्शन रिस्क। इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, डिटेक्शन रिस्क। Then we talk about is the line of business. Line of business is inherently risky. Which component of risk is involved? तो भाई बताइए, बिजनेस ही आपका ऐसा है जिसके अंदर रिस्क ही रिस्क है, तो ये कौन सी रिस्क रहेगी, तो बच्चों ये रिस्क रहेगी आपकी इनहेरेंट रिस्क। तो आप समझिए कि ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कि जो आपको क्लिक होना चाहिए कि बेटा ये इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क किससे रिलेटेड है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आते हैं आईसीएआई मॉड्यूल के अंदर, और हम लोग एक बार क्विकली जो कंपोनेंट्स है ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ठीक है ना, इसको हम लोग एक एक करके आराम से पढ़ लेते हैं। और जैसे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि आपके आंसर्स में कौन सी खास बातें होनी चाहिए, इसके बारे में चलो हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर आपको जैसे लाइन ऑफ बिजनेस इज इनहेरेंटली रिस्की, तो क्या होना चाहिए, तो इनहेरेंट रिस्क ये आपने लिखना चाहिए। तो ये इनहेरेंट रिस्क ऐसा पूरा विथ एग्जांपल्स आपने ये पूरा पूरा पेज आपने छाप के आना है। सबसे पहले जब आप लिखोगे तो आपको इनहेरेंट रिस्क का जो मीनिंग है वो आपने डिफाइन कर लेना चाहिए। जैसे अपना जो आंसर है ना बच्चा, तुम समझने की कोशिश करो, एग्जाम में नंबर तभी आपको अच्छे खासे मिलेंगे जब अपना आंसर एकदम नीट एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रहेगा विद टेक्निकल वर्ड्स, राइट। तो इनहेरेंट रिस्क क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो ससेप्टेबिलिटी, बराबर के नहीं, ऑफ एन, ये वाला बहुत जरूरी है, ऑफ एन असर्शन, ऑफ एन असर्शन, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ये सारी रिस्क जो है दोस्तों, ये हम लोग कौन से लेवल पे देख रहे हैं, वेरी गुड, तो ये सर हम जो असर्शन लेवल पे देख रहे हैं। सो ये वाला जो आपका जो पॉइंट है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट एन, अबाउट, अब ये कैसे असर्शंस में मिसस्टेटमेंट्स हो सकती है ना, तो एट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर,
that could be material either individually or when aggregated with other misstatements. आगे ये लिखेंगे before consideration of any related internal controls is called as what? Inherent risk. तो पहले बढ़िया तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे। फिर हम लोग ये फर्स्ट मीनिंग आपका होने के बाद फिर यहां से हम लोग क्या करना चालू करेंगे। सो वी विल नाउ राइट अबाउट व्हाट? एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, बराबर के नहीं? तो अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो क्या हो जाएगा कि ये हम लोग कहते हैं कि ये रिस्क वो है, इट इज इन एग्जिस्टेंस बिफोर द रिस्क दैट इज देयर बिफोर कंसिडरिंग एनी एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर एटसेट्रा of an entity that there is a chance of being misstated and such misstatement can be material। तो ये हमने क्या कहा, दिस इज नोन एज इनहेरेंट रिस्क। तो ऐसे ब्रॉड आपको जब समझ में आता है ना कि आंसर का कंटेंट और स्ट्रक्चर कैसा लिखना है, तो इजी बन जाती है। तो कोई भी रिस्क कंट्रोल्स के पहले अगर है, बराबर, तो उसको इनहेरेंट रिस्क कहेंगे, और वो अगर मटेरियल है तो ये बात हो गई। तो बस इसको एक्सप्लेन कर दिया सिंपल वर्ड्स में। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये अपने को कहना है इनहेरेंट रिस्क ये कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए हायर है एंड कुछ के लिए इट इज हायर फॉर सम ट्रांजैक्शंस देन फॉर अदर्स। तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। मतलब जैसे आपको याद होगा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि जो रूटीन ट्रांजैक्शंस है उसमें गलतियां कम हो सकती है, जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस है उसमें गलतियां ज्यादा हो सकती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में गलतियां ज्यादा हो सकती है, सिंपल ट्रांजैक्शंस में गलतियां कम हो सकती है। तो बस ऐसे अपने को इसको एक्सप्लेन करना है कि ये किसी के लिए हायर है, किसी के लिए लोअर है। फिर हमने क्या करना चाहिए, ये इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए फॉर डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ये बात आपकी वहां पे आना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप समझने की कोशिश कीजिए, इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स ये हम लोग देखेंगे कि किस वजह से ये रिस्क आ सकती है, कि क्या कोई नया अकाउंटेंट आया है, चेंज इन मैन पावर हुआ है, नया लॉ रेगुलेशन आया है, बिजनेस मॉडल कॉम्प्लेक्स है। दीज आर द डिफरेंट इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स। और वो चीज को ध्यान में रखते हुए अब अपने को लगता है ना कि यहां गलतियां हो सकती है, तो इन गलतियों को रोकने के लिए अपने पास क्या चाहिए, कंट्रोल्स। तो फिर हम लोग इन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, हम लोग इन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे और उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करेंगे। फिर कैटेगरी ऑफ ऑडिटर्स असेसमेंट, लोअर और हायर, ईच कैटेगरी कवर्स अ रेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ इनहेरेंट रिस्क। Auditor may assess the inherent risk of two different assertions as lower while recognizing that one assertion has less inherent risk than for other, but both have been assessed as what? Lower। समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे ऑडिटर क्या कर सकता है, इनहेरेंट रिस्क को बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैटेगरीज होंगे उसके पास। तो ये वाला जो होगा ये बोलेगा ये कैटेगरी जो है ये लोअर है, फिर ये कैटेगरी मतलब ये फैक्टर्स जो है ऐसा ऐसा हुआ तो रिस्क हायर है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर रूटीन ट्रांजैक्शन है तो रिस्क क्या है, लोअर है। नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है तो रिस्क क्या है, हायर है। अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है तो रिस्क क्या है, हायर है। बट अगर सिंपल ट्रांजैक्शन है तो रिस्क क्या है, लोअर है। तो ऐसे उसके पास क्या है, इनहेरेंट रिस्क की ऑडिटर के पास क्या होगी, अलग अलग कैटेगरी होगी। अब इसके अंदर वो क्या कहता है, ऑडिटर में असेस द इनहेरेंट रिस्क ऑफ टू डिफरेंट असर्शन एज लोअर। अब इधर वो दो असर्शंस के लिए बोल देगा, इधर लोअर भी है लोअर भी है। जैसे कि सिंपल है और रूटीन ट्रांजैक्शन है तो दोनों में रिस्क क्या है, लोअर है। बट उसमें किसी की एक रिस्क ज्यादा हो सकती है और किसी की लोअर हो सकती है। बट इस कैटेगरी में सारे आने वाले क्या हो सकते हैं, लोअर हो सकते हैं, बराबर है। एंड फिर अपन को ये फैक्टर्स तो हम लोग कंसीडर करेंगे, अपने को रीजन भी कंसीडर करना चाहिए फॉर ईच रिस्क व्हेन द ऑडिटर डिजाइंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो अपने को नॉट ओनली फैक्टर्स भी कंसीडर करना है बट अपने को रीजंस भी कंसीडर करना है व्हेन वी आर डिजाइनिंग व्हाट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो आपके आंसर में बेटा ये फैक्टर और ये रीजन, ये दोनों पॉइंट आपके आंसर में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको लगेगा क्या सर ये दोनों पॉइंट सेम टू सेम है क्या, फिर मैंने ये लिखना चाहिए क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फैक्टर्स की किस वजह से, मतलब व्हाट्स द फैक्टर की किस वजह से हो सकता है, व्हाट्स द एरियाज क्या क्या हो सकते हैं ये, एंड फिर जो अपने को मिला है उसका एग्जैक्ट रीजन की हम लोग बातचीत करेंगे। फिर there are certain what last point external circumstances giving rise to the business risk may influence inherent risk। जैसे टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है या प्रोडक्ट अपना ऑब्सोलीट हो जाता है, फिर भी उसके अंदर बिजनेस रिस्क क्या है कि वो बिजनेस रिस्क है।
एंड वो बिजनेस रिस्क इन टर्न विल इन्फ्लुएंस व्हाट द इनहेरेंट रिस्क, मतलब एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस गिव राइज टू बिजनेस रिस्क एंड मे इन्फ्लुएंस इनहेरेंट रिस्क। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे नया लॉ आया, उसका अकाउंटिंग गलत तरीके से होगा, तो वो जो है ये आपका बिजनेस रिस्क है। नया लॉ बराबर से अकाउंटिंग नहीं हो रहा, तो इसको क्या कहेंगे अपन, अपना बिजनेस रिस्क कहेंगे। बट ये बिजनेस रिस्क आपके लिए क्या है, इनहेरेंट रिस्क हो जाती है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आया बात समझ में आपको? यस सर। और फिर उसके एग्जांपल्स आप यहां पे लिख लेना। तो आपके आंसर में जब आपको इनहेरेंट रिस्क का आंसर आपको लिखना है, कॉन्सेप्ट तो आता है आपको, अब इनहेरेंट रिस्क का आंसर लिखना है तो पहले क्या करना चाहिए मेरे बच्चे ने, मीनिंग लिखना चाहिए, फिर उसको एक्सप्लेन करना चाहिए इसी मीनिंग को, फिर अपन ने कुछ, किसी को हायर है किसी को लोअर है, फिर उसके फैक्टर्स, उसके रीजन और एक एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। आया बात समझ में? यस सर। फिर कंट्रोल रिस्क की बात करेंगे, तो भैया कंट्रोल रिस्क का भी सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहां पे, तो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज द मीनिंग, इसका मीनिंग लिखेंगे। सो क्या कहेंगे, अगेन कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट could occur in an assertion about class of transaction account balance disclosure, बराबर के नहीं, that these misstatements when they occur will not be prevented, detected, corrected on timely basis by entities internal control। सो यहां पे अगर आपके कंट्रोल जिसे रोक नहीं पाते हैं, बराबर, मिसस्टेटमेंट्स दैट कुड बी मटेरियल ईदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स will not be prevented, detected, corrected by the entity's internal control on timely basis। बस इसको अपन क्या कहेंगे, as what, बोलो, कंट्रोल रिस्क। अब यहां पे वापस से अपन ने क्या करना है दोस्तों, इस चीज को अपन ने क्या करना है, इस चीज को अपन ने इधर एक्सप्लेन कर देना है। मीनिंग लिख दिया, वापस से सेम टू सेम फैक्टर क्या एक्सप्लेन करो। तो वो क्या कहता है, कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्टिंग एंड ऑपरेटिंग इन एन एंटिटी वुड नॉट बी एफिशिएंट इनफ, बराबर के नहीं, नॉट बी एफिशिएंट इनफ मतलब क्या, ये ऐसा नहीं करेंगे, विल नॉट डू व्हाट, स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या, वही, अरे इंग्लिश चेंज कर दिया, विल नॉट स्टॉप, स्टॉप मतलब क्या, प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, और फाइंड मतलब क्या, डिटेक्ट, और रेक्टिफाई मतलब क्या, करेक्ट। तो ऊपर के डेफिनेशन में अपन ने क्या बोला था, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट। तो भाई साहब ये प्रिवेंट को बोलना स्टॉप, डिटेक्ट को बोलना फाइंड, और करेक्ट को बोलना क्या, रेक्टिफाई। इन एन अप्रोप्रिएट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑन टाइमली बेसिस, बराबर के। तो बेटा तू समझ में आ गया ना, तेको समझ में आ गया ना कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है अपने को, कैसे करने का अपने को एक्सप्लेन, तो बस उसका लैंग्वेज चेंज करने का, दैट्स इट, खत्म। आया बात समझ में? तो कैसे आंसर को हमने इलैबोरेट करना है, किस तरीके से करना है, ये आर्ट हम लोग को आना चाहिए, राइट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, therefore in a way that it could be said that there is a, अभी क्या कहता है, there is a inverse relation, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, between controls, बराबर के नहीं, and control risk, ठीक है, there is a inverse relationship between control risk and the internal controls of an entity। तो इसके बीच में आपको क्या नजर आ रहा है कि कंट्रोल्स और कंट्रोल रिस्क के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर कंट्रोल अच्छे हैं तो कंट्रोल रिस्क कम है, कंट्रोल्स अगर बुरे हैं तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। और फिर इसके बाद आपको आंसर और लेंदी करना है बाय राइटिंग व्हाट, मेनी एग्जांपल्स, जैसे कि क्या है, आपने कैश जमा नहीं करा, चेक आपने अलग कस्टडी में नहीं रखा, फायर एक्सटिंग्विशर है बट उसको रिफिल नहीं किया, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो गया, बराबर, आपके पेटी कैश एक्सपेंडिचर 10,000 से कम करने थे पेटी कैश में बट उससे ज्यादा कर लिए। तो ये सारी जो बातें हैं दोस्तों, आपने क्या करना है, इस कंट्रोल रिस्क के एग्जांपल्स आपने लिख देने हैं। तो इसी तरीके से आपका कंट्रोल रिस्क में ये मेन पॉइंट्स आपके आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहां से दोस्तों, अब चर्चा करेंगे डिटेक्शन रिस्क के बारे में। वापस से डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या है, अपन जो एज एन ऑडिटर प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, क्यों परफॉर्म करते हैं, टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। बच्चा क्या करता है, सिर्फ रिड्यूस ऑडिट रिस्क लिख दे आता है, यहां पे टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, ये लिखना बहुत जरूरी है। सो द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, बराबर के नहीं, वो क्या कहता है, विल नॉट बी डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट्स व्हेन इट एग्जिस्ट and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements। तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा ऐसा, तो इसको अपन डिटेक्शन रिस्क कहेंगे। और फिर लिख देगा वापस, इसको मीनिंग लिख दिया अपन ने, अब वो फॉर्मेट आपको समझ में आ चुका है, कितना अच्छा लग रहा है,
बस ऐसे ही पढ़ना है अपने को, ये मीनिंग लिख दिया और फिर यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो एक्सप्लेन में क्या लिखने का, व्हेन द ऑडिटर परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स for obtaining audit evidence and reduce the audit risk, but still there will be remain a risk that audit procedures may not be able to detect misstatements which by nature is material, then that risk is known as what, detection risk। वही आपको वापस से अदर वर्ड्स में सिंप्लीफाई करके लिखना है, लिख तो सही, मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया आपको? यस सर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिटेक्शन रिस्क के दो कंपोनेंट्स। तो ये आपको एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, एक्सप्लेन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क या डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये आपको पूरा डिटेक्शन रिस्क पे क्वेश्चन आए नहीं आए, बट आपको आ सकता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिटेक्शन रिस्क, या आपको पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिटेक्शन रिस्क एंड सैम्पलिंग, सॉरी डिफरेंशिएट बिटवीन सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, so the conclusion based from sample may be different from the conclusion if the entire population was, important point क्या लिखना है, is subjected to the same audit procedure, बराबर के नहीं। तो इसको अपन कहेंगे as what, sampling risk। and non sampling risk मतलब क्या होता है कि आप जो erroneous conclusion पे पहुंचे हो for reasons not related to any sampling risk, this is called as नॉन सैम्पलिंग रिस्क। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर एकदम? यस सर। चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिटेक्शन रिस्क ये आप देखेंगे तो साइजेबल, ये आपको फिर एग्जाम में लिख के आना है, एग्जाम्पल्स लिख के आना है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है कि साइजेबल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ इन्वेंट्रीज आर एक्सपेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर ऑडिटर ऑफ द कंपनी डज नॉट डिवोट टाइम फॉर अटेंडिंग इन्वेंट्री काउंट। तो इसको अपन क्या कहेंगे, अगर उसने टाइम नहीं दिया है तो ये रिस्क कौन सा है, तो ये रिस्क है अपना नॉन सैम्पलिंग रिस्क बट अ पार्ट ऑफ डिटेक्शन रिस्क। और ये वाला जो है आपने बराबर से सैंपल सिलेक्ट नहीं किया तो इसको हम लोग बोलेंगे एज व्हाट, सैम्पलिंग रिस्क। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन सैम्पलिंग रिस्क। डन है, डन है, डन है। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कोर कंपोनेंट्स उसके, तो ऐसे आईआर, सीआर, डीआर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मित्रों यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। इसके अंदर हम लोग को एक बहुत अच्छा सवाल है, हाउ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बराबर के नहीं, ये ध्यान में रखना, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर ये इधर आप अगर गड़बड़ा गए तो बॉस पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। हाँ, यहां पे ध्यान देना, एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर and analytical procedure as a substantive procedure, very important bro, very important। so ये बात आपको ध्यान में रखना है। so analytical procedure as a risk assessment procedure, क्योंकि अब जब हम लोग इसी चैप्टर में एनालिटिकल प्रोसीजर अगर देखें, सॉरी इस अगले चैप्टर में देखें, चैप्टर नंबर 4 में, तो आपको दिखेगा कि बॉस एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपको अलग से सब्सटैंटिव प्रोसीजर के लिए भी यूज होता है। ठीक है, यस। देन वी टॉक अबाउट इज प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट आर प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एक्सप्लेन। तो यहां पे हम लोग ये जो क्वेश्चन है ये क्या आता है बेसिकली, तो व्हाट इज इंक्लूडेड, हम लोग चलेंगे उसको बुक में, ये आपको ध्यान में रखना है, ये कौन सा टॉपिक है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन व्हाट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर आता है, क्या मेरे बच्चों इंक्वायरी भी क्या हम लोग रैप में इंक्लूड करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं ना सर। तो बस भाई आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। एंड देन वी टॉक अबाउट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला इसको अलग से पूछेगी इंस्टीट्यूट, मजा आएगा। इसको तो स्टार मार्क करना कि हाउ आर वी सपोज टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आपको मैं ये सिखा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पेज नंबर 3 पॉइंट, ये कहां है, तो इसका जो हेडिंग है, हेडिंग कौन सा है इसका, पहले तो इसको पेज नंबर लिख देते हैं, पेज नंबर आईसीआई मॉड्यूल का 3.14, पेज नंबर 3.13, आ जाओ सारे, पेज नंबर 3.14 एंड पेज नंबर 3.13। Let's do it guys, come on। so what is included in RAP, ठीक है ना। तो ये वाला सवाल है वो व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो जैसे हमने अभी कहा कि इसके अंदर बेटा इंक्वायरी आता है, इसके अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर आता है एंड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन आता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी
इंक्लूड होती है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे ये इससे रिलेटेड थे, इंक्वायरी और किससे रिलेटेड थे, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बच्चा इंक्वायरी के बारे में। क्या क्या लिखना है इंक्वायरी के अंदर, ध्यान से पढ़ना समझना एकदम इजी है। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर बराबर इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्वायरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सबसे पहले हम इंक्वायरी किससे करने वाले हैं, मैनेजमेंट, एंड देन दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बच्चा क्या करता है, इसको कट कर देता है। कल एग्जाम में ये ऐसा मत करना। अगर अपन इंक्वायरी कर रहे हैं तो इंक्वायरी अपने को पता है कि इंक्वायरी करने से हम लोग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, ये पूरी जनता जानती है। इंक्वायरी क्यों करेगा, बिकॉज वी आर सपोज टू ऑब्टेन व्हाट, इंफॉर्मेशन। बट 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 ये ध्यान में रखना कि किनसे, ये पूरा लिख के आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सही है एकदम, यस सर। तो हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग लोगों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फॉर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग व्हाट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो हम लोग ये अलग अलग पर्सन कौन हो सकते हैं, तो हम लोग बात करेंगे इनसे इंटरनल ऑडिट पर्सनल से, जो एम्प्लॉइज कॉम्प्लेक्स या अनयूजुअल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में इन्वॉल्व है, उनसे हम लोग इंक्वायरी करेंगे। फिर उसके बाद इन हाउस लीगल काउंसिल से हम लोग इंक्वायरी करेंगे। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सनल से हम लोग इंक्वायरी करेंगे। एम्प्लॉइज टूवर्ड्स व्हाट, एम्प्लॉइज हु आर इन्वॉल्व इन रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, एंड लास्ट में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पर्सनल, इनसे हम लोग इंक्वायरी करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये सिर्फ इंक्वायरी इतना लिख के नहीं आना है, आपको इसके एग्जाम्पल्स भी लिखना है कि हम लोग किनसे इंक्वायरी करेंगे। समझ में आया आपको, तो ये भी आपको बच्चा बात लिखना जरूरी है मतलब है। फिर इसके बाद क्या होता है कि इंक्वायरी जो अलग अलग लोगों से करना है, आपको आगे लिखना है कि चलो ये वो लोग हो गए कि जिनसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, बट इनसे क्या इंक्वायरी करना है ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो क्या इंक्वायरी करना है, तो हम लोग करेंगे अबाउट व्हाट, द इफेक्ट, डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स बराबर, एंड वेदर मैनेजमेंट हैज सैटिस्फैक्टरीली रिस्पॉन्डेड टू द फाइंडिंग्स फ्रॉम दोज प्रोसीजर्स। हम ये किससे पूछने वाले हैं बच्चों, ये हम पूछने वाले हैं किससे, इन हाउस सॉरी इंटरनल लीगल इंटरनल ऑडिटर से, कि भाई तुमने जो फाइंडिंग्स है जिससे तुमको पता चल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और तुम्हें अगर कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है उससे लग रहा है कि ये लोग ये इंटरनल कंट्रोल्स बराबर से काम नहीं कर रहे, तो क्या मैनेजमेंट ने सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना बहुत जरूरी है। फिर जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है उसमें आपको इंक्वायरी क्या करनी है, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये आपको देखना है कि क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने बराबर से चुनी है या नहीं। उसके बाद इन हाउस लीगल काउंसिल से हम लोग क्या क्या पूछेंगे, लिटिगेशन है, कंप्लायंस विथ लॉज है, फ्रॉड के बारे में कुछ पता चल रहा है क्या सस्पेक्टेड फ्रॉड है, पोस्ट सेल्स ऑब्लिगेशन, अरेंजमेंट्स। तो ये सब बातें ये कौन करेगा, ये लॉयर है ना, ये सब चीजें वो हैंडल करेगा, तो बस हमने उनसे इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन से उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स का ट्रेंड, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स, ये सब पूछेंगे, ताकि जब बाद में हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं तो हमें इसके बारे में समझ में आ जाता है कि चलो मार्केटिंग का है तो ये बोल रहा था, एक्चुअल में तो ऐसा ऐसा है, तो वो वाली बात हो गई यहां पे। क्लियर है एकदम। सो सेल्स ट्रेंड, स्ट्रेटेजीज, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स, ऐसा। रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन अबाउट व्हाट, एनी ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क दैट में अफेक्ट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, की क्या धंधा करने में बराबर की नहीं, या कानून रेगुलेटरी रिस्क है क्या, तो वो अपने को रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन वाले लोगों से पता चलेगी। एंड लास्ट में अपने को इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल से हमें क्या इंक्वायरी करना है कि क्या कोई कंट्रोल फेल हुए क्या, एंड कोई अदर कंट्रोल रिलेटेड फेलियर्स या रिस्क अपने को देखना है। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है कि इंक्वायरी जब करते हैं तो सिर्फ आपने इन लोगों से इंक्वायरी करने का नहीं, इनसे क्या क्या इंक्वायरी करना है ये भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम। अब फिर चलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बच्चा जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। इसके अंदर बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि सर हमने यहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर तो आता है, 520 तो लिख के आएंगे,
बट भाई क्वेश्चन पढ़ना है, वो रैप के लिए पूछ रहा है या सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए पूछ रहा है, उसके हिसाब से आंसर लिखना। करेक्ट है एकदम? यस सर। तो बच्चों मेन पॉइंट क्या क्या आना चाहिए, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर is supposed to identify that aspects of the entity which the auditor was previously unaware and may assist the auditor in assessing the risk of material misstatement, बराबर के नहीं, for providing a basis for designing and implementing response to the assessed risk। तो ये अपने लिए फर्स्ट पॉइंट है कि अगर मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके, सॉरी एनालिटिकल प्रोसीजर अगर करके मैं रिस्क को असेस करूं, तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जिसके बारे में मैं अनजान था, या तो मेरे को रिस्क असेस करने में हेल्प मिलेगी एनालिटिकल प्रोसीजर करने में। एंड ये जब रिस्क पता चलेगी, दिस विल प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग व्हाट द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। करेक्ट है एकदम? यस, दैट इज रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अब यहां पे ये आपने इधर क्या लिख रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने यहां पे इधर अपना आ गया कि अपना एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ रैप का यूसेज क्या है, ये अपन ने लिख दिया कि भाई क्या काम है इसका, तो ये अपन ने लिख दिया यूसेज। फिर अब क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, ये हम लोग कहां करते हैं, तो ये सेकेंड पॉइंट अपन लिखेंगे कि एनालिटिकल प्रोसीजर में इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बराबर के नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ऐसा, तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, हम सबको पता है कि हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उसको हम लोग कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल को फाइनेंशियल के साथ एंड फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल के साथ, बराबर के नहीं। तो ऐसे जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स और अमाउंट्स और रेशियोज और ट्रेंड्स दैट माइट इंडिकेट हैव ऑडिट इंप्लीकेशंस। मतलब अगर अपने को नजर आता है कि कुछ दाल में काला है, अब आपने क्या करा, पहले ये क्यों काम में आएगा, फिर ये कैसे करते हैं ये आपने लिख दिया। इससे अपन क्या डिस्कवर करेंगे, तो हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या डिस्कवर करेंगे, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, इवेंट्स, रेशियोज, अमाउंट्स, कुछ भी जो नॉर्मल नहीं है वो क्या है, अनयूजुअल है। सो इससे हम लोग को हेल्प क्या होगी, इट विल हेल्प अस टू डिजाइन व्हाट ऑडिट इंप्लीकेशंस इट माइट हैव। मतलब अब क्या अपने को लगता है कि भाई ये तो कुछ बहुत गलत दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वर्ड आना बहुत जरूरी है, दैट माइट हैव ऑडिट इंप्लीकेशन। मतलब आपको अब ऑडिट ज्यादा करना पड़ेगा, चेकिंग आपको ज्यादा करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। अनयूजुअल और एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स दैट मे बी आइडेंटिफाइड असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड स्पेशली ड्यू टू व्हाट फ्रॉड। However, when such analytical procedures are used, ध्यान से पढ़ना, they use what data aggregated at a high level, which may be the situation with which analytical procedure performed as a RAP, and the results only provide a broad initial indication about whether a material misstatement may exist। क्योंकि जब हम लोग रैप करते हैं ना, तो हम लोग एक एक चीज, एक एक एरिया बारीकी से नहीं देख रहे, हम लोग टोटलिटी में देख रहे हैं। तो इट प्रोवाइड्स अस अ ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन, कि मतलब एक ऊपरा ऊपरी एक मोटा मोटी एक आइडिया देता है, तो वो वहां पे अपने को लिखना है। तो ऐसे करके आपने क्या करना है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में आपको लिखना है। Accordingly, such cases consideration of other information that has been gathered, मतलब आप सिर्फ रैप कर रहे हो ये बात तो ध्यान में रखना है, बट आपने और कुछ जो जानकारी भी आपने हासिल करी होगी ना, उसको भी आपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, आपको जब क्वेश्चन आता है बराबर कि बाबा आपको ये क्या बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर पे या इंक्वायरी के ऊपर, तो आपको बच्चों ये बराबर से आंसर लिखना है डिटेल में। और आपको बता दिया कि कीवर्ड्स में क्या क्या आना चाहिए अपना, तो कीवर्ड्स में क्या आना चाहिए, तो पहले आपने बताना है कि आपको यूसेज क्या है, कि पहले जिसके बारे में हम अनजान थे और ये हमें किस बात के लिए हेल्प करेगा। फिर ये हम लोग क्या से क्या कंपेयर करेंगे, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। फिर आपको अगर कुछ अनयूजुअल मिलता है तो ये वाला पॉइंट, इट में हैव, ऐसा भारी भारी वर्ड लिख के आना बहुत जरूरी है, इट में हैव व्हाट ऑडिट इंप्लीकेशंस,
बराबर, एंड फिर डेटा एग्रीगेटेड एट अ हाई लेवल विल प्रोवाइड अ ब्रॉड इनिशियल कंसिडरेशन। तो ये कीवर्ड्स आपके आंसर में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो ये वाला तीसरा क्वेश्चन है, इसकी तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। ये क्या लिखा हुआ है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो भाई साहब ये क्वेश्चन क्या है कि सर हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चे को ये क्वेश्चन ऐसा है ये पता ही नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखो कॉन्सेप्ट आपको आता है बट इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और उसका आंसर क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सो भाई हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई, बराबर कि नहीं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों ये वाला जो सेकेंड पॉइंट है ना, इधर है उसका आंसर, ये इधर है पेज नंबर 3.12 का सेकेंड पॉइंट, पेज नंबर 3.12 सेकेंड वाला पॉइंट है ना, ये आपको उधर काम में आएगा। फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये इधर है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये इधर लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, ये 4 स्टेप्स है इसके अंदर, ये आपको फॉलो करनी है और तब जाके आप क्या कर सकते हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बच्चों आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आया बात समझ में? तो लेट्स डिकोड हाउ। सबसे पहले अपन ने क्या करना है, अपने को ध्यान से समझना, क्या करना है, आइडेंटिफाई, और फिर क्या करना है, असेस। किसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। अब वो सिर्फ रिस्क नहीं, तो वो रिस्क कैसी होनी चाहिए, मटेरियल। तो इस हेडिंग से मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपने आंसर का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे पहले आइडेंटिफाई, तो बेटा लिखा आइडेंटिफाई, फिर बोला असेस, असेस, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, लाइक्लीहुड ऑफ द मिसस्टेटमेंट एंड वेदर इट इज मल्टीपल मिसस्टेटमेंट, द पोटेंशियल ऑफ दैट मिसस्टेटमेंट, वेदर इट कुड बी रिजल्ट इनटू मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपको दिख रहा है यहां पे आइडेंटिफाई, असेस, लाइक्लीहुड कि बाबा वो इतनी बार होगा कि उसका पोटेंशियल ऐसा है कि वो बन जाएगा मटेरियल। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, वॉट एवर रिस्क दैट वी हैव आइडेंटिफाइड, फिर अपन उसको चेक करेंगे कि वेदर इट इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। आया बात समझ में? बिल्कुल सर, लेट्स फोकस। तो क्या हुआ, आइडेंटिफाई द रिस्क कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, ये अपना बेसिक प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग रेलेवेंट कंट्रोल्स, बाय कंसीडरिंग क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स, बराबर कि नहीं। तो ये अपन ने क्या कर लिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स, ये अपन ने कर लिया, क्लियर है एकदम। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर ये रिस्क अपन ने आइडेंटिफाई कर ली। फिर वॉट एवर रिस्क दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड, तो पहले अपन इसको असेस करेंगे कि वेदर दे रिलेट मोर परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट व्हाट मेनी असर्शंस। क्योंकि आपको पता है ना कि रिस्क जो है ना, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, रिस्क कौन से 2 लेवल पे है, तो रिस्क इज एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड रिस्क इज एट व्हाट, असर्शन लेवल। सो व्हाट एवर रिस्क हैज बीन आइडेंटिफाइड, पहले आपने देखना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है क्या, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की अगर रिस्क है तो अपना जो रिस्पॉन्स है फिर वो ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है कि अपने को भाई ज्यादा अलर्ट रहना है, बराबर के नहीं, हमको ज्यादा टाइम डिवोट करना है। तो ये जो है ना अपने को देखना है कि वेदर इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल वाला रिस्क तो नहीं है ना। इसके एग्जाम्पल जैसे आपको मैं बता दूं कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी है, या अगर अपन बात करें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स खराब है, तो ये रिस्क जो है ना इट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, तो उसको रिलेट करना है। फिर अपन क्या कहते हैं कि जो आइडेंटिफाइड रिस्क है फिर उसको अपन ने रिलेट करना है विथ व्हाट कैन गो रॉन्ग एट विच लेवल, विथ व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, ठीक है ना। अब व्हाट कैन गो रॉन्ग मतलब क्या, अपन बात कर रहे हैं इनहेरेंट रिस्क की बात कर रहे हैं। व्हाट कैन गो रॉन्ग मतलब क्या, इनहेरेंट रिस्क, और वो फिर क्या है, असर्शन लेवल, क्योंकि रिस्क कौन से सेकंड लेवल पे है, असर्शन लेवल पे है। समझ में आया आपको? सो पहले अपन ने क्या देखना है कि वेदर ये जो रिस्क है ना, तो पहले उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल से कनेक्ट करो, फिर वो असर्शन लेवल पे है क्या वो चेक करने का, कि जो अपन ने इनहेरेंट रिस्क देखी थी असर्शन लेवल पे, वो चेक करो कि वो वैसी रिस्क वहां पे है या नहीं है। क्लियर एकदम, टेकिंग इनटू अकाउंट द रेलेवेंट कंट्रोल्स द ऑडिटर इंटेंड्स टू टेस्ट।
फिर उसके बाद आपको पता चल गया कि ओके चलो ऐसी 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 रिस्क है, फिर अपन ने देखना है कि क्या ये जो रिस्क है क्या ये बार बार आ सकती है क्या, इसके पॉसिबिलिटी क्या है, और अगर वो मल्टीपल टाइम्स है बराबर के नहीं, तो फिर उसका पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट एंड वेदर द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट वो इतना बड़ा है क्या कि दैट इट कुड रिजल्ट इनटू व्हाट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड देन अगर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो हम कहेंगे कि यस हमने क्या किया, आइडेंटिफाई एंड असेस किया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। समझ में आया आप सबको? तो ये एग्जाम में आपके पॉइंट्स एकदम बढ़िया तरीके से सीक्वेंस में आपके जाने चाहिए। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा, करेक्ट है? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। चलो माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट व्हाट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। Without adequate understanding of the entity and its environment, proper audit is not possible। तो ऐसा वाला क्वेश्चन जो है ये हमने चैप्टर नंबर 2 के इसमें ऑडिट प्लानिंग में हमने देख लिया था कि भाई अगर आप पूरा बिजनेस का नॉलेज नहीं लोगे तो उसके बगैर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती है, सॉरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप प्रॉपर ऑडिट प्लान नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमने डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान में कल हमने देखा था पिछले सेशन में कि उसमें कहा था कि प्लान अगर आपको बनाना है तो नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो ये भी हमने चैप्टर नंबर 3 में अपने को क्या करना है, ये अपन ने चैप्टर नंबर 3 में इसके अंदर है कि जो अपने को अंडरस्टैंडिंग लेना है ना तो वो अभी अपन देख रहे हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 3.26 पे। ऐसे वेरियस पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अपने को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है। तो चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 3.26 पे, ठीक है? तो लेट्स फाइंड दिस। सो ये आता है अपना 315 का रिलेटेड एक क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो इसके अंदर भी आपको जो है ना बच्चों क्वेश्चंस बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि बाबा जैसे इसके अंदर बोला है कि ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज को लेके क्वेश्चन बोला है आपको, बट इसके अंदर आपको बोला जा सकता है कि अगर आपको रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स है तो इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है। फिर नेचर ऑफ द एंटिटी के बारे में आपको जानकारी लेनी है। फिर आपको ये वाला एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और ये ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क दैट में रिजल्ट इनटू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ऐसे ये 5 पॉइंट है जिसके बारे में हमको अंडरस्टैंडिंग लेना है। क्लियर है एकदम? सो अपने को आप समझिए ऐसा नहीं होगा एग्जाम में कि आपको ये पूरे के पूरे 5 पॉइंट आपको लिखने आ जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि एक पॉइंट जैसे अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा कि आपको बोला जाएगा कि ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क। तो आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन में आपको ये हेडिंग आपको अगर ध्यान में रख लोगे, सिर्फ एग्जाम में आपको सिर्फ क्या पूछ लिया उसने, हेडिंग दे दिया उसने, आपको क्या बोला, एक्सप्लेन दिस विथ एग्जाम्पल। फिर बच्चा बोलेगा अरे यार ये तो चोट हो गई, मैं तो सिर्फ हेडिंग याद करके गया था, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विथ व्हाट, एग्जाम्पल्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सप्लेन दिस विथ एग्जाम्पल्स। तो एक एक पॉइंट पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज एंड दोस रिलेटेड बिजनेस रिस्क। तो क्या कहता है इसके अंदर के मेन आपको एग्जाम्पल्स और ये एक्सप्लेन करता हूं, इजी हो जाएगा। फिर लगे तो आप अगर चाहो तो बाकी के सारे पॉइंट्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। द एंटिटी कंडक्ट्स इज बिजनेस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। टू रिस्पॉन्ड टू दीज फैक्टर्स द एंटिटीज मैनेजमेंट डिफाइंस व्हाट ऑब्जेक्टिव्स। बराबर कि नहीं? तो द एंटिटी कंडक्ट्स इज बिजनेस, बराबर। बहुत सारे फैक्टर्स है, इंटरनल, एक्सटर्नल, रेगुलेटरी, बहुत सारे अपने को क्या है, बाधाएं है। अब इन फैक्टर्स को अपने को क्या करना है, रिस्पॉन्ड टू दीज फैक्टर्स। अपन अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं विच आर ओवरऑल प्लान्स ऑफ द एंटिटी। अपन क्या करते हैं, गोल्स अपने डिसाइड करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए, बराबर, हमने कितने में बेचना चाहिए, कंपटीशन को कैसे हम लोग ओवरकम करें, हमारे एम्प्लॉयज के साथ हम लोग कैसे डील करें। तो वी डिफाइन व्हाट ऑब्जेक्टिव्स एंड दैट आर नथिंग बट आर ओवरऑल प्लान्स ऑफ द एंटिटी, ठीक है?
सो ये हो गया अपना, सबसे पहले हमने डिफाइन किया ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। अब एक बार आपने आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया तो अब आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे। सो स्ट्रैटेजीज आर द अप्रोचेस बाय मैनेजमेंट विच इंटेंड्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। बराबर के नहीं? तो पहले आप क्या करोगे, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए वी आर conducting in the context of industry, regulatory and external and internal factors, और उन factors को respond करने के लिए हम बनाते हैं objectives. Objectives are nothing but overall plans, and to achieve those plans we design what strategies. The entities objectives and strategies फिर क्या होता है, they may change over time. बराबर के नहीं? समय समय पे हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बदलते रहते हैं। अब ये हो गया अपना क्या, इधर तक या अपना ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी तक लेके बात हो गई। अब तीसरा पॉइंट जो अपने को एक्सप्लेन करना है वो है बिजनेस रिस्क। वो किसकी बात कर रहे हैं अपन, बिजनेस रिस्क, मतलब धंधा खतरे में, बराबर के नहीं, धंधे से रिलेटेड रिस्क। तो बिजनेस रिस्क इज ब्रॉडर, बराबर, इट इज ब्रॉडर देन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो इट इंक्लूड्स द लैटर। बराबर के नहीं? मतलब आप समझिए बात को, बिजनेस रिस्क के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बराबर के नहीं? और बिजनेस रिस्क के वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ सकता है, बट बिजनेस रिस्क ये बड़ा 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 चीज है, ये क्लियर है एकदम? सो ये जो है इट कैन अराइज फ्रॉम चेंज और इट कैन अराइज फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी। कौन सी रिस्क, बिजनेस रिस्क, बराबर। कोई कानून बदल गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट चेंज हो गए, कोई भी फैक्टर्स के वजह से बिजनेस रिस्क आ सकती है कि आपका जो काम है वो गलत हो सकता है। तो ये आपको सबसे पहले एग्जाम में जब आपको पूछा जाता है तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, बिजनेस रिस्क ये क्या होता है। एंड फिर उसके बाद अपन क्या कहेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस रिस्क फेसिंग द एंटिटी इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो मतलब अपन क्या कहते हैं, जब एक बार इसका अंडरस्टैंडिंग आपने ले लिया तो आपके जो लाइक्लीहुड, मतलब क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, चांसेस। लाइक्लीहुड मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चों अपन, लाइक्लीहुड मतलब क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, चांसेस, कि आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आसानी से ढूंढ सकते हो, सिंस मोस्ट बिजनेस रिस्क विल इवेंचुअली हैव फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस एंड देयरफॉर इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझा बात को? तो हाउएवर द ऑडिटर डज नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑल द बिजनेस रिस्क, बराबर, ये आपको एक अलग से केस स्टडी आ सकती है, बराबर के नहीं, कि क्या हमने सारे बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज ऑल बिजनेस रिस्क डू नॉट गिव व्हाट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो फिर ये उसके ये आपका हो गया इतना बड़ा, आपने ये क्या कर दिया, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ पे ये आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं कि जैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट, बस आपको अभी वही लिखना है, चेंजेस, गोल्स और वही सब है ना। तो बस ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गई, बराबर, इंडस्ट्री में नए रूल्स रेगुलेशंस आ गए। अ पोटेंशियल रिलेटेड बिजनेस रिस्क माइट बी फॉर एग्जांपल दैट एंटिटी डज नॉट हैव पर्सनल और एक्सपर्टीज टू डील विद द चेंजेस इन द इंडस्ट्री, या आपने नया प्रोडक्ट या सर्विस आपने लॉन्च किया है। अ बिजनेस रिस्क दैट देयर इज एन इंक्रीज प्रोडक्ट लाइबिलिटी, नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, तो जैसे कि कोई नया मेडिसिन लॉन्च किया, बट हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट्स हो और उसके वजह से आपकी लाइबिलिटी बन जाए, बराबर है। एंड तीसरा, एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, अ रिस्क इज दैट कि उतनी एक्चुअली डिमांड नहीं है, बट जितना आप एक्सपांड कर रहे हो क्या वो सही हो सकता है। तो ये आपको इधर एग्जांपल्स आपको लिखने हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज और इंडस्ट्री एक्सपांशन। क्लियर है? तो ऐसे अगर आप सारे पॉइंट्स को देखोगे तो पहले आपने ये क्वेश्चन ऐसा आपको आएगा कि इस चीज को आप एक्सप्लेन कीजिए, और उसको एक्सप्लेन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो ऐसा ये क्वेश्चन है बच्चा, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, जो बचे हुए 4 ऑब्जेक्टिव्स है, इसी लॉजिक के साथ आपने उन सारे क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि रेलेवेंट इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, बराबर, आप ऐसे ही पढ़ेंगे उसको, रेलेवेंट इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, फिर आप उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे, बराबर है। फिर उसके बाद आपको रेलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर क्या होते हैं, फिर आप उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं उसके आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एंड देन यू आर डन। तो आपके लिए चीजें बहुत आसान है, हेडिंग ध्यान में रखना है, हेडिंग को एक्सप्लेन करना है और फिर उसके एग्जाम्पल्स लिखने। तो अभी आप अगर पढ़ने भी बैठोगे, इसको एक बार आप नजर भी घुमा लोगे,
तो भाई इनमें से कोई 5 में से कोई भी आ सकता है, मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज और बिजनेस रिस्क पे आ सकता है। बट अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए तरीका क्या है, पहले हेडिंग्स का मतलब क्या होता है, जैसे रेलेवेंट इंडस्ट्री, तो रेलेवेंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को समझना है, इंडस्ट्री को समझना है मतलब क्या समझना है भाई, तो अपन बोलेंगे कि भाई वो इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, सप्लायर्स कौन है, कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, तो ये इंडस्ट्री कैसे चल रहा है, बराबर। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, रेलेवेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मतलब क्या है, कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वो बातें हो गई, दैट इज रेगुलेशंस। फिर उसके एग्जांपल्स आपने लिखने, समझ में आया आपको, वेरी सिंपल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में सिर्फ हेडिंग आता है, और हेडिंग से आपको क्या बोलेंगे, आपने सिर्फ हेडिंग नहीं, उसको एग्जाम्पल्स के साथ आपने एक्सप्लेन करना है, तो ये आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द एंटिटी में आपको बोलते हैं कि भाई उसके ऑपरेशन, ओनरशिप, ये सब जानोगे तो फिर है, तो इसका अंडरस्टैंडिंग से फिर इसके एग्जाम्पल्स, समझा 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 समझा, ठीक है, ओके। अब फिर उसके बाद इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स, वन ऑफ द वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर है। इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स, तो आपको सवाल आ जाएगा पहला सीधा कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो इसके 5 कंपोनेंट्स है अपने पास, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इसके 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं, याद आ रहा है, बोलो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर उसके बाद एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद, नहीं, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, एंड लास्ट में कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्लियर है एकदम, कंट्रोल एनवायरनमेंट ऐसा। तो ये 5 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है इन ब्रीफ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या आ रहा है यहाँ पे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रिलेट टू विच कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो ये कंट्रोल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, है ना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एंड फिजिकल कंट्रोल्स, SIPP, ठीक है। फिर द सेम पर्सन ऑथराइजेज एंड रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई द कंट्रोल वीकनेस, तो यहां पे भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, तो वो कंट्रोल्स के बारे में बात हो रही है, क्लियर एकदम। तो ऐसे ही आपको 5 कंपोनेंट्स जो है, ये वाला 5 कंपोनेंट्स पूरा का पूरा आपको बच्चा पढ़ के जाना है, ठीक है ना। 5 कंपोनेंट्स आपको, हर एक कंपोनेंट उसमें का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेज नंबर 3.32 पे है ये पढ़ के ही जाना। ये रहा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है ना। तो जब ऐसे आता है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो ये आपने पूरा पूरा ये वाला पार्ट आपने लिखना है पूरा ये, बराबर। और हर एक कंपोनेंट को शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा 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 एक्सप्लेन करना है, ऑब्वियसली इतना पूरा तो नहीं लिख सकते ना, बराबर है कि नहीं। बट एक किसी स्पेसिफिक के ऊपर जब क्वेश्चन आता है कि सिर्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट पे लिखो या ऐसे इसके ऊपर लिखो, तो आपको फिर वो लिखना है पूरा डिटेल में, ठीक है, यस, राइट। अब चलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, क्वेश्चन क्या है, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। तो मेथड में ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आपने कौन से हैं, ये वाले इजी क्वेश्चंस हैं, तो बस हम लोग आंसर इसका डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये है नरेटिव रिकॉर्ड, देन वी हैव फ्लो चार्ट, देन वी हैव ICQ एंड देन वी हैव चेकलिस्ट। तो ये जो है बच्चों, ये अपने पास ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं, मतलब 4 मेथड्स है।
ठीक है। तो नरेटिव रिकॉर्ड, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल फाउंड इन ऑपरेशन. फ्लोचार्ट इज अ बर्ड्स आई व्यू, reduces the amount of narrative explanation. ठीक है ना. ICQ एंड चेकलिस्ट बोथ आर क्वेश्चंस, यस नो नॉट एप्लीकेबल. तो वो सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं. विच मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, तो हमें पता है कौन सा है. तो स्मॉल बिजनेस के लिए सर वी हैव इज अ नरेटिव रिकॉर्ड. होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्रोल इज रिकॉर्डेड, सो सर होल डिस्क्रिप्शन अगेन इट इज व्हाट, नरेटिव रिकॉर्ड. तो ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. क्लियर है एकदम? यस सर, राइट. चलो, तो अब बात करते हैं कंट्रोल डेफिशिएंसी. कैश इज नॉट डिपॉजिटेड, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट फ्रॉम द ऑडिटर्स परस्पेक्टिव. तो क्या कहेंगे बताइए. तो कैश इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन टाइमली बेसिस, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट फ्रॉम ऑडिटर्स परस्पेक्टिव. तो यहां पे आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसा केस स्टडी में. तो इसको अपन बोलेंगे दिस इज कंट्रोल रिस्क, और जैसे अपन ने पढ़ा कंट्रोल रिस्क का आपने पूरा लिखना है. फेलियर ऑफ कंट्रोल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स इंडिकेट्स व्हाट, अगेन इट इज व्हाट, कंट्रोल रिस्क. ठीक है. और अब जो है ना बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आईटी कंट्रोल्स एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. तो इसके अंदर पहला ये वाली चीजें जो है ना बच्चे आप मिस कर लोगे, इसको पढ़ते नहीं हो. तो ये एग्जाम में आता है बहुत सी बार. जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड इन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स व्हाट कंट्रोल्स आर रेलेवेंट फॉर द ऑडिटर. तो एक एक चीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इसका जो हेडिंग है 8.6, पेज नंबर 3.58. और कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखो ये एग्जाम के बहुत पहले डल रहा है ये, तो आपको कोई भी टॉपिक इसमें का लगता है तो आप कॉन्सेप्चुअल रिविजन्स जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के देख लीजिएगा, आपका बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. तो पेज नंबर 3.58 पे आ रहे हैं अपन, और यहां पे हम लोग को दिख रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन, की बात कर रहे थे, relationship between general IT controls and application controls. So these two controls are what, interrelated. बराबर. The relationship is such that general IT controls are needed to support functioning of application controls and both are needed to ensure complete and accurate information processing. ये relationship है. तो general IT controls to support the functioning of what, application controls, and application controls और general controls दोनों होना क्यों जरूरी है, ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो करके. ठीक है. हम्म. चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना है अपने को. इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट व्हाट कंट्रोल्स आर रिलेवेंट टू द ऑडिटर. तो बस ये वाले कंट्रोल्स आपको लिख के आना है ऊपर. तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स है ना, ये वाला आपको लिखना है, कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिटर. क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है ये. इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल रेलेवेंट टू द ऑडिटर. तो ये है, तो जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल. तो ये आपको तीन लिख के आना है कि जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या होते हैं. बराबर है. The general IT controls that relate to many applications and support effective functioning of application controls. They maintain integrity of the information and security of the data. And फिर उसके examples, data change, program change, access, application. तो ये आपको explain करना है. बराबर. और डेटा चेंज, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, या प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, इसको आपने एक्सप्लेन नहीं करना है अभी. इसको आपने अभी एक्सप्लेन नहीं करना है आपने. बराबर. क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द टाइप ऑफ कंट्रोल्स विच आर रिलेवेंट. ठीक है ना. बट अगर ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर एक एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है पूरा. ठीक है ना. यस. फिर एप्लीकेशन कंट्रोल्स, दे आर बोथ व्हाट, ऑटोमेटेड या मैनुअल कंट्रोल्स है. दे ऑपरेट एट अ बिजनेस प्रोसेस लेवल.
They are embedded into the IT systems which are responsible for what? Completeness, accuracy and integrity of the data. इस सारा का सारा डेटा बराबर पूरा आया ना, वो एक्यूरेट है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना, और जैसा हमने स्टोर किया था वैसे ही हम लोग को रिसीव हो रहा है ना, तो हम लोग को उसका कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी देखना है बराबर, और उसके एग्जांपल्स. And IT dependent controls, they are basically manual controls, make use of some form of data or information report produced by the IT systems. In this case, even though the control is performed manually, the design and effectiveness depends on reliability of the, ये लिखना जरूरी है, it effectiveness depends upon what? Reliability of source data. समझा? तो ऐसे वो टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स जो है ना, ये आपको लिखना है इधर, आपका टाइप ऑफ कंट्रोल्स. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स में एक अपना एप्लीकेशन, एक जनरल एंड आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं. डेटा एनालिटिक्स एंड कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. इन व्हाट एरियाज डेटा एनालिटिक्स इज यूजफुल टू द ऑडिटर एंड कैट कैन बी यूज्ड फॉर विच पर्पस. सेम ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए. सो ये आपको पेज नंबर 3.62 पे आपको मिलेगा. पेज नंबर 3.62, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट. तो ये आपका क्वेश्चन है कि बाबा डेटा एनालिटिक्स इन व्हाट एरियाज इट इज यूजफुल फॉर द ऑडिटर. तो ये आपको लर्न करना है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करके जाना. एरियाज इन विच डेटा एनालिटिक्स यूजफुल फॉर ऑडिटर. ठीक है, कि वो कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, सैंपल्स, recomputation, reperformance, analysis of journal entries, fraud investigation and impact on control deficiencies. तो ये एरियाज में हम लोग जो है इसको यूज करेंगे. ठीक है, एंड ऑडिट में कैट भी इसी पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं. सो ये आपके लिए. और एक क्या होता है ना, ये मोस्ट इग्नोर्ड क्वेश्चन है, या आपने भी इसको छोड़ा होगा, तो बॉस इसको आपने छोड़ना नहीं है. ठीक है, ओके, चलिए. एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस. तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस जो है ये क्या है, ये रूटीन में ऑकर नहीं करते हैं. इसका आपको मिलेगा आंसर हेडिंग नंबर 5.1. तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको मिलेगा ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस आर ट्रांजैक्शंस अनयूजुअल ड्यू टू देयर साइज एंड देयरफॉर ऑकर फ्रीक्वेंटली. इसमें आपको लिखना है कि इसके वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क होती है बराबर. और रिस्क क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऐसा. ठीक है, तो ये ऐसा पूरा इधर उधर से ऐसा ऐसा करके आपको इसका आंसर लिखना. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है ना पूरा ऐसा जो बड़ा चैप्टर है इसके अंदर आपका, ये चैप्टर नंबर 3. तो इस चैप्टर नंबर 3 में जैसे अगर अपन देखें तो अपन ने मेन जो है ना, देखो इसके क्वेश्चंस कवर कर लिए, इसके क्वेश्चंस कवर कर लिए, इसके कवर कर लिए बराबर के नहीं. और बाकी जो मटेरियलिटी और ये जो है इसके ऊपर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है. बट वो ऐसे आपको अगर पूरा याद है ना, फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैसे सेट करते हैं, क्या करते हैं, तो वो फिर आपको जम जाएगा. तो ऐसे करके इसमें से मेजर मेजर क्वेश्चंस अपन ने निकाल लिए. तो ध्यान रखना, डेटा एनालिटिक्स, कैट, डिजिटल ऑडिट और कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, ये आपका इस चैप्टर में थरो होना बहुत जरूरी है. राइट, यस सर. तो इस चैप्टर का इतना ही वेटेज मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी है. बट जैसे मैं आपसे कहा हूं कि आपने पूरा सिलेबस आपने पढ़ के जाना चाहिए. ये लास्ट मिनट पे बस ये कुछ खास चीजें जो होती है ना, कि एक टीचर के साथ हम लोग क्या कर ले, इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं. तो बस ये अपन साथ में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये आना है, इसके अंदर ये लिख के जाना है करके. ठीक है, ओके, जरा पढ़ लोगे.
यस, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के लिए। ये याद नहीं होंगे अगर, क्या करना है, इसको रट लेना, जो ये क्वेश्चंस मैंने कहे ना कम से कम इसको रट लेना, ठीक है। यस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।